आतंकवादी सिंह, लेकिन जो अभी हुआ, संक्षेप में थोड़ा हम लोग दो राउंड आज मैं आप सब लोगों से बात करना चाहूंगा। ये क्या है और भारत का इससे प्रभाव, अमेरिका में कुछ हो, अच्छा हो बुरा हो वो हो, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? जी, मैं इसको 6 से 7 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एशियन स्टॉक मार्केट्स को अगर देखें तो शंघाई से टोक्यो और सिडनी से हांगकांग, सारी मार्केट्स गिरी हैं। सिर्फ भारत की मार्केट नहीं गिरी है। वैश्विक बाजारों में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का ये असर है। चाइना ने भी 34% टैरिफ लगा दिया, 20% पहले का लगा था, 54% हो गया। रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना ने भी अमेरिका पे लगा दिए। अब जो शिपमेंट्स निकली हुई हैं, कुछ शिपमेंट्स हैं जो रेड सी में डॉक्ड हैं, कुछ शिपमेंट्स हैं जो ईस्टर्न यूरोप में डॉक्ड हैं, जो आगे माल कैसे पहुंचाएंगी। अगर तो 13 अप्रैल से पहले उनकी डिलीवरी हो जाती है तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और 13 अप्रैल के बाद पहुंचती है तो टैरिफ लग जाएगा। तो बहुत सारा माल जो है वो हाई सीज में भी पड़ा हुआ है। उसके लिए भारत क्या कर रहा है ये भी पूछा जाना चाहिए। शंघाई कॉम्पोजिट 8% डाउन था एक समय पे। हांगकांग का हैंगसेंग 13% डाउन था। जापान का निक्केई 225 पॉइंट क्लोज होकर 7.8% डाउन था। और इसको आप ब्लड बाथ भी कह सकते हैं। यूरोपियन मार्केट भी गिरी है इसमें, ऐसा नहीं कि यूरोपियन मार्केट नहीं गिरी है। ग्लोबल स्लम के चक्कर में सारी मार्केट्स गिरी। एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो यूएस को वित्त पोषित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वियतनाम बांग्लादेश से मैक्सिमम एक्सपोर्ट है। अगर मैं बात करूं जापान और साउथ कोरिया की, 26% टैरिफ उन पे भी लगा है। डेवलपिंग कंट्रीज वियतनाम है, उन पे 46% लेवी लगा है, जबकि वियतनाम ने चिट्ठी लिख के दे दी है कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट पे 0% टैरिफ कर देते हैं अगर आपको उससे खुशी मिलती है। और कंबोडिया पे 49% है, थाईलैंड पे 36% है। थाईलैंड का कारोबार हमसे डबल है। चाइना पे 54% है, जैसे मैंने पहले बताया। आपने सिंगापुर की बात की। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी बेसलाइन टैरिफ 10% विल गो इनटू इफेक्ट, जिसकी वजह से वहां की भी मार्केट भी करेक्शंस ले रही है। एशियन इकोनॉमीज पे ज्यादा सेंसिटिव इसलिए है कि हमारा जितना भी एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का, थाईलैंड का, उसमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिकन मार्केट्स के लिए होता है या अमेरिकन कंपनीज के लिए होता है, जो और देशों में भी दिया जाता है। तो एशियन एक्सपोर्ट पे ज्यादा हिट लगेगा। स्लम जो मेनलैंड चाइना, हांगकांग और ताइवान की है, वो इन्वेस्टर्स क्योंकि इतने बड़े फॉल को एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, इस वजह से फ्राइडे को मार्केट जो है वो पब्लिक हॉलिडे की वजह से ज्यादा गिरी, और उसमें करेक्शन शायद इस हफ्ते कमिंग वीक में आ सकती है। शंघाई का कंपोजिट जैसे मैंने आपको बताया 7.3% लो हुआ। ताइवान का जो वेटेड इंडेक्स है वो 9.7% से गिरा, बिगेस्ट ड्रॉप उसका पिछले 5 सालों का। ASX 200 ऑस्ट्रेलिया का 4.2% गिरा, 4.2%। कॉस्पी साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया का, माफ कीजिएगा, 5.6% गिरा। हॉन्गसेंग क्लोज्ड एट 13.22%, बिगेस्ट ड्रॉप सिंस 2008। ये मार्केट का, ये जो मार्केट की जो रिपोर्ट है वो आई है। गोल्डमैन सैक ने ये कहा है कि 45% चांस अब है कि यूएस विल फॉल इनटू रिसेशन इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। जो चांसेस वो 35% बता रहे थे उसमें 10% इजाफा करके उसने इसको 45% कर दिया है। जो वॉल स्ट्रीट फर्म्स हैं उन्होंने भी अपने रिविजन फोरकास्ट जो है रिसेशन के वो टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद कर दिए हैं। जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि 60% चांस है कि यूएस का ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन अब शुरू हो चुका है। और कंट्रीज लाइक वियतनाम और बांग्लादेश के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, यूएस ब्रांड जैसे नाइकी और गैप, वियतनाम में इसका 70% प्रोडक्शन होता है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट करीब 6.5 बिलियन यूरोज यानी कि $8.4 बिलियन का अमेरिका को जाता है, यूएस का गारमेंट्स में। तो हमारा बांग्लादेश की गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन से हमारा टाई अप है, क्योंकि हम वहां पे अपना कपड़ा सप्लाई करते हैं, कॉटन सप्लाई करते हैं, फाइबर सप्लाई करते हैं, जिससे वो बनता है, तो थोड़ा बहुत असर हम पे भी पड़ेगा। वैश्विक बाजारों को अगर हम कह दें कि ओवरऑल इकोनॉमी डाउन हुई है, हमारा सेंसेक्स 71,000 पॉइंट पे आया है। 4% गिरा था, फिर 1% संभल के अब 3% पे है। और हमारा जो निफ्टी है वो भी करीब 21-22 हजार पॉइंट पे है। तो ये यूएस स्टॉक इंडाइसेस भी गिरे हैं 5%। S&P जो 500 है वो भी 6% कैपिंग गिरी है उसकी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो शेयर्स हैं वो, हमारे शेयर्स बढ़ेंगे कैसे ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो जो है सारे शेयर्स का 25 से ऊपर है और 160 तक जाता है। इसका मतलब है सटोरियों ने बाजार को मेंटेन किया हुआ था। आपने देखा पिछले 4 महीने से, अक्टूबर 12 से लेके अभी तक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे थे और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे थे। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? जिनके पास हमारे सेविंग्स का पैसा है, जैसे कि हमारा LIC है, GIC है, और हमारी ऑयल कंपनीज हैं जिनका जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है वो शेयर्स खरीदवाए जाते हैं। अदानी के शेयर को 100 रुपए से लेकर 3700 रुपए कैसे लेके जाया गया, आपने तमाम प्रोग्रामों में ये कहानियां बताई हैं। अब जो आपने इंडिया की बात की कि इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2 रुपए पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज बढ़ेगी, उसको बड़ी अच्छी तरीके से शुगर कोट करके बताया गया कि अभी तक तो हमारा एवरेज क्रूड जो है वो $75 पे आ रहा था बैरल पे। अब उम्मीद है
कि $60 पे आएगा, आप एंटिसिपेशन में ₹2 एक्साइज क्यों बढ़ा सकते हैं? एक्साइज बढ़ाने का कारण ये है कि अगर आप हरदीप सिंह पुरी की बात को सुने तो उन्होंने एलपीजी को लेकर एक बात क्लियर कर दी कि 42,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बिल हमारे पास है। जो कंपनियां ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओएमसीज तेल रिफाइन करती हैं, वो एलपीजी भी सप्लाई करती हैं, और एलपीजी में सब्सिडी का बिल, क्योंकि 503 रुपए से लेकर 820 रुपए का सिलेंडर जो पहले जा रहा था, अब उसमें 50 रुपए का इजाफा किया गया है। जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो 553 का मिलेगा, दूसरा 850 का मिलेगा। वो इसलिए कि 44,000 करोड़ की रिकवरी करनी है जो एलपीजी की सब्सिडी है। इसका मतलब यह है कि जो रशिया से $60 में आपने क्रूड खरीदा, जो जामनगर की रिफाइनरी में रिफाइन होकर एक्सपोर्ट हुआ और उसकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हुई, उसका कोई फायदा, कोई मुनाफा आप लोगों को नहीं देना चाहते। पिछले 11 सालों में 36 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने कमाया है एक्साइज, वैट और टैक्सेशन में। वो 36 लाख करोड़ रुपया किसके वित्त पोषण में गया? किस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट हुई? आज भी दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही हैं ओएमसी कंपनीज को कि एलपीजी की सब्सिडी का क्या कॉस्ट वो बेयर नहीं कर सकती थी? ये निहायत ही बेहुदा बात है जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने की है। 44,000 करोड़ रुपए का आप बिल लोगों पे ₹2 एक्साइज देके पेट्रोल और डीजल पे लाद रहे हैं। आपने जो मुनाफा कमाया 36 लाख करोड़ रुपए का, वो पैसा कहां गया? इसका मतलब है कि आप सरकारी खर्चे को, सरकारी व्यय को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 7 पे कमीशन में पेंशन और सैलरीज लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मिनिस्टरों का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। एमपीज और एमएलएस की इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली सैलरीज बढ़ रही हैं। सरकारी मुलाजिम को तो तमाम तरीके से पैसा मिल रहा है। आपको याद होगा किसी के घर में एक सरकारी मुलाजिम होता था तो घर वाले कहते थे भाई इसको एक बोरी चावल या एक बोरी आटा एक्स्ट्रा दे दो क्योंकि ये बेचारा सरकारी नौकरी करता है। आज तो सरकारी नौकरी करने के वाले के लोग घर बाहर खड़े हैं, वो लाभार्थी वर्ग, वो कहता भैया हमें 10 किलो राशन दे दो। तो ये फर्क तो आया ना। तो उसको कंट्रोल करने का सरकार क्या कर रही है? आप ₹1 कट अपने हर खर्चे पे लगा देते तो आपको 44,000 करोड़ रुपया रिसीव हो जाएगा। तो आपको ये ₹2 एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाने की क्या जरूरत है? हम लोग हाई टैक्सेशन कंट्री हैं। हम लोग सारा खर्चा पब्लिक पे डाल देते हैं। अब हरदीप सिंह पुरी ये कहते हैं जरूरी नहीं है कि ये ₹2 बढ़ाने से, हम तो इसको कंसोलिडेट फंड में पैसे को डालेंगे और वहां से सब्सिडी को निकालेंगे, तो ये शुगर कोटिंग चलेगी नहीं। आप देखिएगा कल परसों में पेट्रोल डीजल के प्राइस ₹2 बढ़ जाएंगे। आगे वादा करेंगे कम करेंगे, साल लगा दे, 2 साल लगा दे, 2029 तक सरकार चली रही है। जी आतंकजीत सिंह साहब, एक जरा आपसे समझ लें, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और मैं भी उसका हिमायती हूं कि भाई ये स्टॉक मार्केट इज नॉट नेशनल वो, लेकिन ये भी इस देश की एक सच है कि मिडिल क्लास ही को लेके आप सारा कुछ अपना बना रहे हैं। मिडिल क्लास को गाड़ी बिक रही है, मिडिल क्लास जो गिग वर्कर्स हैं वो जो है स्विगी हो चाहे वो मिडिल क्लास है, वो गांव का आदमी ब्लिंकेट से नहीं मंगा रहा है, वो गिग वर्कर से हम और आप जो यूज कर रहे हैं वो चाहे वो सारे वो गिग मिडिल क्लास ठीक से इन्वेस्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में। और मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि लोगों की चीजें पोस्टपोन हो रही हैं, मैं अगल बगल देख रहा हूं भाई, तो इसकी तरफ से हम आंख नहीं मूंद सकते हैं। और मोदी जी को, आपको क्या लगता है कि अभी तो मोदी जी की आदत वो नहीं है, लेकिन इंडिया नीड्स समवन हु जो एक बार झकझोर के कुछ हार्ड डिसीजंस ले कि हमें अमेरिका से नमस्ते करनी है, हम इनके साथ खड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं जानकारी के लिए बता दूं, मेरे यहां कोई एक वो आया था, ईरान, पैलेस्टीन और रशिया, ये जो हमारे 3 बहुत खास दोस्त थे, आज ईरान का अगर स्टैंप हो तो अमेरिका आपको घुसने नहीं दे रहा है अपने यहां। तो ईरान ने अब क्या किया है कि वो अब पेपर स्टैंप दे रहा है, वीसा दे रहा है। ये मैं 4 दिन पहले की खबर बता रहा हूं। तो मेरा सिर्फ कहना है कि भारत को फिर से अपने ग्राउंड को समझना होगा, और मिडिल क्लास को अगर आप मार रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी, आपकी महंगाई, आपका बेरोजगारी, आपका इन्फ्लेशन और बुरी तरह से आपके ऊपर हावी होगा, ऐसा मुझे लगता है। आतंकजीत सिंह साहब, इस पे एक टिप्पणी। जी, मैं पहले 2 करेक्शंस दे दूं जो मैंने बातें सुनी। इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे चाइना का मार्जिन जो है वो 40 से 450% तक है। तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसपे 54% उनको जो टैरिफ है उसको एडजस्ट करना है, तो चाइना जब चाहे 40% प्राइस को अपने डाउन करके उस टैरिफ को एडजस्ट कर सकता है। पर वो करेगा नहीं, क्योंकि वॉलमार्ट चाइना ने भी कहा था कि आप हमारे प्रोडक्ट जो चाइना में हमारे स्टोर्स हैं उनके लिए प्राइसिंग डाउन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारी 1 प्राइस पॉलिसी है, वी डोंट वांट कि अदर रिटेलर्स या अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स टू फील चीटेड। तो जो प्राइस आपको मिल रही है, जो एमआरपी आपको मिल रही है, उसी प्राइस पे चाइना भी माल आपको सप्लाई करेगा, चाइना के अंदर भी, चाहे आप खरीदें या ना खरीदें वो आपकी मर्जी है।
तो अगर वो युआन को डिवैल्यू भी करता है और 10 से 40% की एब्जॉर्प्शन अगर टैरिफ की करता है तो मार्केट में काम कर सकता है, पर उसको अमेरिकन मार्केट की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसने साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके उनसे एग्रीकल्चरल गुड्स जो उसको सामान चाहिए, भाई सोयाबीन अमेरिका सप्लाई करता था, सोयाबीन उसका साउथ अमेरिका से आ जाएगा। उसको बाकी चीजों का सामान चाहिए, उसको अफ्रीका से मिल जाएगा। तो चाइना को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने रेल रोड नेटवर्क ऑलरेडी अफ्रीका में स्टैब्लिश कर दिया है। 7,000 किलोमीटर का रेल रोड नेटवर्क उन्होंने स्टैब्लिश किया है। बीआरआई के तहत गवादर पोर्ट अब वाइबल प्रोजेक्ट हो गया है, क्योंकि वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार अब उस बीआरआई को यूज करेंगे। उधर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को बुलाकर चाइना में जब उन्होंने ये बात कही कि 7 सिस्टर स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी हम अपने पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और चाइना इसमें हमारी मदद करेगा, तो चाइना चाहता है। चाइना वैश्विक बाजारों में अपना बाजार स्टैब्लिश कर चुका है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएस उस पर 100% भी कल टैरिफ लगा दे। यूएस को अव्वल जरूर फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने कही, 95 बिलियन या 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उनकी इंपोर्ट की, उसमें 700 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। 300 बिलियन का तो वो माल भेजते भी है ना, तो 700 बिलियन का नेट ट्रेड डेफिसिट है, जिसको रिकवर करने के लिए ये वो टैरिफ लगा रहा है। वो टैरिफ भी कैसे लगा रहा है कि जितना ट्रेड डेफिसिट है उसका मल्टीप्लायर करके और डिवाइड बाय 2, कि मान लीजिए आपका 57% है तो 27% हो जाएगा, अगर आपका 60% है तो 30% हो जाएगा। इस तरीके से एक फॉर्मूला उन्होंने अराइव किया है। पर जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका यह कहना है कि ये $700 बिलियन का रेवेन्यू रिसीव ही नहीं होना है टैरिफ में। उससे क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपके माल जो सप्लाई होता है वो सप्लाई कॉस्ट की माल की प्राइस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो अगर आप 700 बिलियन रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं टैरिफ में, उससे ज्यादा आपका जो है इंटरनल इकोनॉमी में टैक्स का नुकसान हो जाएगा, वैट का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहां वैट लगता है जैसे हमारे यहाँ जीएसटी लगता है। तो ये जो है एक साउंड इकोनॉमिकल मॉडल नहीं है रेवेन्यू का अर्न करने का, क्योंकि आप अगर आज की डेट में देखें तो जीडीपी का 0.5% है रेवेन्यू थ्रू टैरिफ्स, और अगर जो ये कोशिश कर रहे हैं 2.4% ऑफ जीडीपी करने की, तो दे विल बी द 5th नेशन आफ्टर सोमालिया। तो सोमालिया का क्या फिगर है, जो उनका क्या देश की इकोनॉमी है, और अमेरिका की क्या देश की इकोनॉमी है। नेपाल इज ऑन द हेड ऑफ द टॉप, बिकॉज नेपाल की सारी अर्निंग 40% जो है वो जीडीपी की टैरिफ से होती है। अमेरिका तो बहुत नीचे है पायदान पे। तो आप अपने आप को एक सब अफ्रीकन कंट्री से अपने आप को कंपेयर करेंगे अगर टैरिफ का 2.4% आपका जीडीपी का हिस्सा होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता था। अब बात ये नहीं है कि वैश्विक बाजारों में क्या होगा। देखिए, ब्रिक्स में इंडिया का इनिशिएटिव जो था वो बहुत अच्छा था। डी-डॉलराइजेशन के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि चाइना ने अपनी ग्लोबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क स्विफ्ट को बाईपास कर दिया। 7 सेकंड में पेमेंट होती है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने आरएमबी को 10 एशियन कंट्रीज और 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से कनेक्ट कर दिया है। अगर ये 10 एशियन कंट्रीज और 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अगर आप लें तो दिस बिकम्स 38% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। 38% ग्लोबल ट्रेड को आपने स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, तो यूएस डॉलर भी बाहर हो गया। पेमेंट आपकी 7 सेकंड में क्लियर हो रही है, 3 से 5 दिन में क्लियर नहीं हो रही है, और फी जो है उसकी 98% कम है। अगर मान लीजिए वो ₹1 ले रहे हैं तो ये 2 पैसे में काम कर रहे हैं। और मिडिल ईस्टर्न एनर्जी ट्रेडर्स जो हैं एशियन आरएमबी के ट्रेड को 5.8 ट्रिलियन युआन का हिट दे सकते हैं। थाईलैंड ने अपनी डिजिटल आरएमबी में पहली पेमेंट सेटल की, ये मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं। यूएस में आप डिजिटल करेंसी को थ्रेट है नहीं है, बिटकॉइन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चाइना ने ऑलरेडी 200 कंट्रीज के साथ अपना ग्लोबल एक्सेस नेटवर्क बना दिया है। इसको आप डिजिटल सिल्क रोड भी कह सकते हैं। डी-डॉलराइजेशन हो चुका है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए लगाए। उसको पता है कि इलेक्ट्रिक ईवी कार्स आने से अब क्रूड की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 60 क्या आपको $50 में भी ब्रेंट क्रूड मिलेगा अगले 1 साल में, क्योंकि आप जिस तरीके से चाइना प्रोसेसिंग कर रहा है लिथियम आयन बैटरीज की, और तो सोडियम आयन बैटरीज भी आ जाएंगी। 10 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज होती है और 400 मील चलती है। 5 मिनट तो आपको पेट्रोल डीजल लगाने में भी लगते हैं ना पेट्रोल पंप पे। तो 10% में गाड़ी चार्ज होगी, अगर 400 मील चलेगी तो आप क्यों पेट्रोल डीजल की गाड़ी खरीदेंगे। तो बात यह भी आ जाती है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की खिलाफत बहुत ज्यादा है। 50 राज्यों में 1200 शहरों में शनिवार को ट्रंप के खिलाफ हैंड्स ऑफ अप्रोच, यानी कि काइंडली टेक योर हैंड्स ऑफ आवर इकोनॉमी, हैंड्स ऑफ अप्रोच उन्होंने शुरू किया 4 पॉइंट्स में, यानी कि महंगाई, जिसमें लोगों को पता है कि 10 से 50% टैरिफ लगाने से उनके फोन के, कपड़ों के, फर्नीचर के, डेयरी प्रोडक्ट्स के, फ्रूट्स सब 50% से 100% महंगे हो जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस तरीके से आप एलन मस्क
जो 50,000 लोगों को, सरकारी नौकरों को अभी तक निकाल चुके हैं और 1 लाख नौकरियों को निकालने की चेतावनी दे रहे हैं, आज उसी डॉज को आप खत्म कर रहे हैं। एलन मस्क की इतनी खिलाफत है कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स का प्रेशर है ट्रंप पे कि आप एलन मस्क को बाहर कीजिए। तो ये प्रेशर कोई छोटा मोटा प्रेशर नहीं है, ये आज से 4 दिन पहले डेली मेल में छपा था कि एलन मस्क स्टेप डाउन करेंगे और छटनी नहीं होगी। आज भी एक न्यूज आई है कि आईआरएस ऑफिसर्स, आईआरएस जो उनके आईआरएस जो उनका टैक्स का डिपार्टमेंट है, उसमें भी वो छटनी करके 10-20 हजार आदमी कम करने जा रहे हैं। तो ये भी बात आई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो जिस तरीके की नागरिकता की बात है, इमिग्रेशन की बात है, जिनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो H1B वीजास पे हैं, वो अगर एक बार बाहर जाएंगे तो जरूरी नहीं है उनको दोबारा अंदर आने दिया जाएगा। तो एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। जो जहां बैठा है वहीं बैठा है, उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल एड के नाम पर सोशल सिक्योरिटी के तहत मेडिकल एड बंद करने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि 35 करोड़ आबादी में से 20 करोड़ लोग लोअर और मिडिल क्लास के जो हैं वो मेडिकल एड पर निर्भर हैं। मेडिकल एड खत्म कर देंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट लोन माफ करना आपने खत्म कर दिया, तो इकोनॉमी आपकी चलेगी कैसे? बात सारी यहां पर है। और जो भारत के बाजारों में और बाकी एशिया के बाजारों में जिस तरीके की वैश्विक मंदी है, ये एक इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू भी है, और दूसरी उसका जो साइंटिफिक रीजन ये है कि आप एक रिस्क मार्केट में क्यों जाएंगे जब आपको पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। इस मार्केट के फॉल के बाद क्या आप सोच सकते हैं कि आपके पास निवेश का दूसरा कारण क्या है? क्या आनंद जी ये बता सकते हैं कि आज मैं अपने यहां लॉसेस बुक कर लेता हूं और गोल्ड खरीद लेता हूं, कल को गोल्ड नहीं गिरेगा? लोगों का यह भी अनुमान है कि जो आज 95,000 पे गोल्ड है, कल को 52,000 पे रह जाएगा। तो कमोडिटी मार्केट, आज गोल्ड भी गिर गया, आज गोल्ड भी गिर गया था भाई। गोल्ड जो एस्टिमेट आया है कि 52,000 पे वापस आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है इतना आसान नहीं है ये सोचना कि आप स्टॉक मार्केट से अगर विड्रॉ करें तो आप कमोडिटीज मार्केट में घुस जाएं। ट्रेडर तो जा सकता है जो डे टू डे ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर को तो उसमें फायदा है, उसका तो 10, 20, 50 रुपया बनना है। इन्वेस्टर अभी मार्केट में फ्रीज हो गया है, ना वो स्टॉक से बाहर निकल सकता है, ना वो कमोडिटी में जा सकता है, ना वो गोल्ड खरीद सकता है, ना वो बिटकॉइन खरीद सकता है। इतनी अनिश्चितताओं के तहत अमेरिका सिर्फ क्योंकि उसको बुखार है, वो चाहता है कि सबको फ्लू हो जाए। वो पूरे वैश्विक बाजार को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर उसमें वो कामयाब नहीं होगा। ये टैरिफ वॉर 6 महीने में, 3 महीने में खत्म हो जाएगी। अमेरिका अपने सारे रोल बैक कर लेगा, पर अभी उसको इसकी जरूरत है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि मैं समुद्र या खाई में गिरने जा रहा हूं। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने पूरे वैश्विक बाजारों में एक तरीके से टैरिफ टेररिज्म शुरू कर दिया, एक टैरिफ न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दी, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई सिरा नहीं है, कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जी जी।